हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं रितेश और आज आप हैं मेरे साथ झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करने के लिए। यानी इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तो इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। कौन से करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे? तो मई महीने के झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। आप लोग जानते होंगे सुबह 5 बजे हमारा झारखंड का डेली करंट अफेयर का क्लास होता है। उस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में देखते हैं। तो मई महीने में यानी 1 मई से 31 मई तक हम लोग झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में देखे हैं, झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में जाने हैं, उसका रिवीजन करने वाले हैं। यानी कंप्लीट 1 मंथ के करंट अफेयर्स का रिवीजन हम लोग आज के इस क्लास में करेंगे। जैसे आज के इस क्लास में हम लोग मई महीने के पूरे करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, उसी तरीके से प्लेलिस्ट पे आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, नवंबर, दिसंबर सभी महीने का जो है वीडियो मिल जाएगा। सभी महीनों के करंट अफेयर्स का रिवीजन हम लोग एक क्लास में किए हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास को करने का मेन पर्पस यही है कि मई महीने में हम लोग अब तक झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा किए हैं उसका रिवीजन करेंगे। और अगर आप लोगों को उस करंट अफेयर का सही आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट करते हुए चलिए। जैसे हम लोग पहले करंट अफेयर के बारे में देखेंगे, दूसरे करंट अफेयर के बारे में देखेंगे, तीसरे करंट अफेयर के बारे में देखेंगे। अगर उसको आंसर आपको मालूम है तो आप उसका कमेंट करते भी चले। उससे क्या होगा, आपको चीजें जो है वो रिकॉल होती हुई चली जाएगी। आपने करंट अफेयर के बारे में देखा है, अगर आप लोग रेगुलर हैं तो, और आपको आंसर भी मालूम है तो आप कमेंट करते हुए चले। इससे चीजें आपको आसानी से रिकॉल होती हुई चली जाएंगी। ठीक है, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। सभी क्लासेस के पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए क्लास शुरू करें। आर यू रेडी गाइज? क्लास शुरू करें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा कब 80 उत्कृष्ट विद्यालय का उद्घाटन जो है वो किया गया है? 80 उत्कृष्ट विद्यालय का उद्घाटन आपको बताया गया था। और अभी हम लोग हाल ही में देखे थे, ये जो उत्कृष्ट विद्यालय हैं इनके नाम को चेंज करके सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस नाम रखा गया। उत्कृष्ट विद्यालय यानी एक्सीलेंस स्कूल, और इसके नाम को चेंज करके सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस रखा गया। तो 80 उत्कृष्ट विद्यालय की बात करेंगे। 2 मई को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा झारखंड के 80 उत्कृष्ट विद्यालय यानी एक्सीलेंस स्कूल का उद्घाटन जो है वो किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2 मई। ठीक है, तो 2 मई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा झारखंड के 80 एक्सीलेंस स्कूल का उद्घाटन जो है वो किया गया है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कब झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन को हस्तांतरण किया गया है? यानी हम लोग अभी कुछ दिनों पहले ही देखे कि झारखंड का जो नया हाई कोर्ट है उसका उद्घाटन किया गया, और उसका जो उद्घाटन है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हमारे झारखंड आई थी, ये तो हम लोग सभी जानते हैं। अगर आप लोग रेगुलर हैं तो आपको पता होगा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा झारखंड हाई कोर्ट का जो भवन है उसका उद्घाटन किया गया। अब झारखंड हाई कोर्ट का भवन उद्घाटन किया गया, उसके पहले झारखंड हाई कोर्ट का जो भवन है उसका निर्माण भी किया गया होगा। तो निर्माण किनके द्वारा किया गया? झारखंड हाई कोर्ट का जो नया भवन है उसका निर्माण झारखंड सरकार के द्वारा किया गया। झारखंड सरकार जब इसका निर्माण कर ली तो निर्माण करने के बाद हाई कोर्ट को दे दी कि ये लीजिए आपका नया भवन, अब आप इसे उद्घाटन करवाइए। ठीक है, हाई कोर्ट को दे दी। यानी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? झारखंड हाई कोर्ट के तो संजय मिश्रा जी झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, तो उन्हें दे दिया गया। अब उनके द्वारा एक डेट फिक्स की गई, उनके द्वारा ये सिलेक्ट किया गया कि किन्हें हम हाई कोर्ट के उद्घाटन में बुलाएंगे। तो झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट बिल्डिंग कब दिया? तो 30 अप्रैल को दे दिया कि लीजिए आपका हाईकोर्ट का नया बिल्डिंग रेडी है, अब आप इसे संभालिए और इसका उद्घाटन करिए। तो झारखंड सरकार के द्वारा हाईकोर्ट को जो हाईकोर्ट का नया बिल्डिंग है उसका हस्तांतरण यानी ट्रांसफर जो है वो 30 अप्रैल को किया गया है। ठीक है, चलिए
तो बात करेंगे झारखंड हाईकोर्ट के बारे में। झारखंड हाईकोर्ट के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से देखे हैं। झारखंड हाईकोर्ट जो है वो 72 एकड़ भूमि पर निर्मित किया गया है। झारखंड हाईकोर्ट के निर्माण में 600 करोड़ की जो अमाउंट है उसे खर्च किया गया है। लगभग 8 वर्ष का बनने में समय लगा है। 2015 में इसके निर्माण कार्य जो है वो शुरू हुआ था। 2023 में ये कंप्लीट हो गया है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे? अल्तमश कबीर, और उन्हीं के द्वारा 2013 में इसका शिलान्यास रखा गया। 2013 में शिलान्यास रखा गया, लेकिन इसके निर्माण कार्य की बात करेंगे वो 2015 में शुरू हुआ, 2023 में कंप्लीट हुआ, यानी 8 वर्ष का समय जो है वो बनने में लगा है। तो ये आप देख सकते हैं झारखंड का नया हाईकोर्ट। और झारखंड का जो नया हाईकोर्ट है वो आप दोनों साइड में जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो दोनों साइड का बिल्डिंग एडवोकेट ब्लॉक है। अगर बिल्डिंग की बात करेंगे तो ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं इधर वाला, ऐसे दो बिल्डिंग है ना, देखिए ये वाला बिल्डिंग और ये वाला बिल्डिंग, ये जो है एडवोकेट बिल्डिंग है, यानी यहाँ पे एडवोकेट जो है वो रहेंगे। और पीछे में आपको मिडिल में जो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है ये बिल्डिंग, ये है झारखंड का मेन हाईकोर्ट। ये झारखंड का मेन हाईकोर्ट है, ठीक है। तो इसके लिए अमाउंट कितना खर्चा किया गया है? 600 करोड़। और बात करेंगे कितने लैंड पर? 72 एकड़ भूमि पर। 72 एकड़ भूमि पर, याद रखें, क्योंकि वर्तमान का जो सुप्रीम कोर्ट है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, तो उससे भी लगभग 3.5 गुना बड़ा है झारखंड का नया हाईकोर्ट, ठीक है। चलिए, किस राज्य को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग हब की बात करेंगे तो हमारे झारखंड को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा किए थे। झारखंड सरकार के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि झारखंड में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सके और झारखंड को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। मैन्युफैक्चरिंग हब कहने का मतलब यह है कि जितनी भी चीजें हैं उनका निर्माण अब झारखंड में किया जाए। झारखंड इंपोर्ट करती है सभी चीजों का, लेकिन कहा जा रहा है कि झारखंड में उसका निर्माण किया जाए। जैसे हम लोग बात करेंगे मारुति सुजुकी की जो कारें होती है उसका निर्माण झारखंड में होता है? नहीं होता है। गुजरात में होता है, हरियाणा में होता है। महिंद्रा की कार झारखंड में होता है? झारखंड में बिक्री होती है, लेकिन निर्माण होता है? नहीं होता है। तो उसी तरीके से अब सरकार ये फोकस कर रही है कि झारखंड में निर्माण किया जाए, जिससे झारखंड के लोगों को रोजगार मिले और झारखंड सरकार को टैक्स मिले, और इन दोनों को मिलने से झारखंड एक विकसित होगा, ठीक है। चलिए, तो झारखंड को मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो बनाया जाएगा। इससे झारखंड के लोग जो है रोजगार के साथ जुड़ेंगे, ठीक है। तो जिस तरीके से आप लोग देख रहे होंगे भारत को लगातार मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा रहा है, उसी तरीके से झारखंड को भी मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए, हाल ही में अब झारखंड के कितने जिलों में JSBCL के द्वारा शराब को बेचा जाएगा? तो JSBCL की बात करेंगे। JSBCL के द्वारा झारखंड के कितने जिलों में शराब को बेचा जाएगा? अब JSBCL की फुल फॉर्म की बात करेंगे, झारखंड स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। झारखंड स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके द्वारा झारखंड के 19 जिलों में, वर्तमान में झारखंड में जिले कितने हैं? झारखंड में 24 जिले हैं। तो झारखंड के 19 जिलों में क्या किया जाएगा? शराब बेचा जाएगा। क्या किया जाएगा? शराब बेचा जाएगा। यानी आप सोचिए, अब सरकार चाह रही है कि शराब बिके, सरकार खुद चाहती है। अगर आप लोग देखते होंगे रोड के साइड में शराब की दुकान है, लिखा हुआ था बड़े बड़े अक्षरों में विदेशी शराब की दुकान, तो क्या सोचते हैं वो लोग अपने मन से बेच रहा है? नहीं, सरकार बेचती है। शराब जो है सरकार बेचती है। दुकान में जो व्यक्ति अभी काम कर रहा है वो तो काम कर रहा है, लेकिन बेच कौन रही है? शराब सरकार बेच रही है, ठीक है। शराब जो है सरकार बेचती है। अब JSBCL सरकार मतलब शराब बेचेगी झारखंड में, झारखंड के 19 जिलों में। तो झारखंड स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा झारखंड के 19 जिलों में शराब जो है वो बेचा जाएगा, और खुदरा शराब बेचा जाएगा, रिटेल में, होलसेल में नहीं, रिटेल में। हर एक चौक चौराहे में आपको दुकान देखने को मिलेगी शराब की, विदेशी शराब की दुकान, ठीक है।
यानी सरकार ही शराब को बढ़ावा दे रही है। अच्छा खासा टैक्स मिलता है, सरकार को भी एक अच्छा खासा मोटा टैक्स मिलता है, सरकार भी क्या करेगी, ठीक है। तो झारखंड स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा अब जो है झारखंड में शराब जो है बेचा जाएगा। सरकार के द्वारा इन्हें ये मतलब अनुमति दी गई है, परमिशन दिया गया है कि आप अभी वर्तमान में झारखंड के 19 जिलों में शराब जो है वो बेच सकते हैं। आने वाला टाइम पे आप देखेंगे सरकार इन्हें 24 जिलों का परमिशन दे देगी कि आप जाइए पूरे झारखंड में शराब बेचिए, एकदम मस्त से बेचिए, सरकार को बस टैक्स देते रहिए, शराब बेचिए ना, टैक्स देते रहिए। एक तरीके से शराब सरकार कह रही है कि शराब मत खाओ, खुद सरकार बेच भी रही है, ठीक है। खैर अभी हम लोग बात करते हैं हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला केबल आधारित पुल का निर्माण भी किया गया है। अब केबल आधारित पुल, तो केबल आधारित पुल का मतलब है कि वो जो पुल है वो केबल के भरोसे ही बनाया गया है, और ये जो पुल है ये देश का पहला पुल है केबल आधारित। देश का पहला केबल आधारित पुल का निर्माण जम्मू कश्मीर में, कहां पे, जम्मू कश्मीर में किया गया है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, और यहां पे देश का पहला, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, देश का पहला केबल आधारित पुल का निर्माण जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए देश का जो पहला केबल आधारित पुल है उसका निर्माण जम्मू कश्मीर के उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन पर किया गया है। कौन से रेलवे लाइन पर, उधमपुर श्रीनगर बारामूला। इस पुल का निर्माण जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में, कौन से जिले में, रियासी जिले में किया गया है, और इसे लगभग 11 महीने का वक्त लगा है बनने में। 725 मीटर इसकी लंबाई है, इसमें 96 केबल जो है वो लगे हुए हैं, और ये नदी से 331 मीटर की ऊंचाई पर है। कौन से नदी पर है, अंजी नदी पर। कौन से नदी पर है, तो अंजी नदी पर है। तो जितनी भी चीजें अभी आपको बताई गई वो सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। देश का पहला केबल आधारित पुल है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन पर है, रियासी जिले में है, 725 मीटर इसका लेंथ है। अगर बात करेंगे हाइट की तो नदी से 331 मीटर के हाइट पर है। कौन से नदी पर है, अंजी नदी पर है। अगर केबल की बात करेंगे तो कितने केबल लगे हुए हैं, 96 केबल जो है वो लगे हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं देश का पहला केबल आधारित पुल कहां पे, जम्मू कश्मीर में। तो आप ये देखिए, ठीक है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन पर है। यानी इस पुल का निर्माण किनके द्वारा, तो रेलवे के द्वारा किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि देश का पहला केबल आधारित पुल का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो रेलवे के द्वारा, ठीक है। चलिए, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड के कितने जनजातीय गांव का चयन किया गया है एकीकृत विकास के लिए। तो केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड के कितने जनजातीय गांव का जो चयन है वो एकीकृत विकास के लिए किया गया है। अब एकीकृत विकास क्या है, वो गांव जिनका विकास नहीं हो पाया है, जनजातीय गांव। आप देखेंगे जहां जनजातीय लोग जहां रहते हैं, जो जनजातियों का गांव होता है वो ज्यादा डेवलप नहीं होता है, ज्यादा विकसित नहीं होता है, उनका विकास नहीं हो पाता है। कारण ये है कि आप देखेंगे आज भी जनजातीय लोग जो है ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वो अपने गांव का विकास सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। और इसी चीज को केंद्र सरकार समझी, और समझने के बाद झारखंड के 5057 मतलब 5755 जो गांव है, कौन से गांव, जनजातीय गांव, उनका चयन एकीकृत विकास के लिए किया गया है। किस लिए किया गया है, तो एकीकृत विकास के लिए। इस चीज को आप लोग ध्यान देंगे। तो केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड के 36,428 गांवों का, सॉरी भारत के 36,428 गांवों का चयन किया गया है, जिसमें झारखंड के 5,755 गांव है। अगर पूरे भारत की बात करेंगे, पूरे भारत से कितने गांवों का चयन किया गया है, पूरे भारत से 36,428 गांवों का चयन किया गया है। इन 36,428 में से झारखंड के कितने गांव हैं, झारखंड के 5,755 गांव है। और ये कौन से गांव है, जनजातीय गांव है या फिर आदिवासी बहुल गांव है। इन गांवों में आदिवासियों की जनसंख्या जो है वो
ज्यादा देखने को मिलती है, आदिवासियों की बहुलता पाई जाती है। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड एक आदिवासी बहुल वाला ही राज्य है। झारखंड के ज्यादातर क्षेत्र में आपको आदिवासी या फिर जनजातीय लोग ही देखने को मिलेंगे। तो यहाँ के गांव भी आदिवासी बहुल गांव होंगे और ये बहुत ही कम विकसित है। अब यहाँ पे विकास किया जाएगा तो विकास किस चीज का? विकास किया जाएगा शिक्षा का, विकास किया जाएगा स्वास्थ्य का, विकास सुरक्षा का, पोषण का, रोजगार का, इन चीजों का विकास जो है वो किया जाएगा। ठीक है, तो झारखंड के 5,755 गांव। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। आर्टिकल भी देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा, ये जो आर्टिकल से ये पब्लिश किया गया है। अब ये देखिए, ये होता है जनजातीय बहुलता वाला गांव। यहाँ पे आप विकसित विकास की बात करेंगे, आपको विकास के नाम पर रोड देखने को नहीं मिलेगी, विकास के नाम पर आपको बिजली देखने को नहीं मिलेगी, बिजली के खंभे नहीं है, विकास के नाम पर आप लोगों का पक्का मकान देखने को नहीं मिलेगा, विकास के नाम पर आपको ना साइकिल, ना गाड़ी, ना कार, कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो जब इन गांवों का विकास नहीं हो पाया है तो विकास तो करना पड़ेगा, तो इसीलिए केंद्र सरकार इन गांवों का चयन की है। ठीक है, चलिए, हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित 21वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आशा किरण बारला, जो कि झारखंड की अंतरराष्ट्रीय एथलीट है, इंटरनेशनल एथलीट है, इन्होंने कौन सा पदक जो है वो प्राप्त किया है? तो आशा किरण बारला के बारे में पूछा जा रहा है। आशा किरण बारला ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। किसमें प्राप्त किया है? तो तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। कहां पे? तमिलनाडु में। क्या आयोजित किया गया था? 21वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप, और आशा किरण बारला ने स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल इसमें प्राप्त किया है। ठीक है, और किसमें? तो 800 मीटर की रेस में, 800 मीटर की रेस में इन्होंने 2 मिनट और 7 सेकंड का टाइम लिया है। 800 मीटर की रेस में आशा किरण बारला 2 मिनट 7 सेकंड, यानी लगभग आप कह सकते हैं 400 मीटर प्रति मिनट का इनका स्पीड रहा है। 400 मीटर, सोचिए, 400 मीटर प्रति मिनट का। तो 2 मिनट और 7 सेकंड में इन्होंने 800 मीटर की रेस पूरी कर ली, और इसी के साथ इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है तमिलनाडु के तिरुअन्नामलाई। तमिलनाडु के तिरुअन्नामलाई में इसका जो आयोजन है वो किया गया था। ठीक है, तो आशा किरण बारला, आप देखिए आशा किरण बारला, ये है आशा किरण बारला, और ये जो है झारखंड की अंतरराष्ट्रीय एथलीट है। अब आशा किरण बारला के बारे में थोड़ा जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उनको जानकर ये खुशी होगा। इस क्लास में इनके बारे में बताया गया है। आशा किरण बारला को कुछ दिनों पहले रेलवे के द्वारा नौकरी दिया गया है। ठीक है, रेलवे के द्वारा कुछ दिनों पहले आशा किरण बारला को नौकरी जो है वो दिया गया है, और जब इनको नौकरी दिया गया था उस समय आप लोगों को बताया गया था। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो नए हैं, कुछ दिनों पहले ही हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है, तो उन लोगों को नहीं पता होगा। तो आप ये जानिए, वर्तमान में आशा किरण बारला जो है वो रेलवे में नौकरी भी कर रही है। ठीक है, चलिए, झारखंड में कितने वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत किया जाएगा? तो देखिए, झारखंड में वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत जो है वो की जाएगी, और आप लोगों को बताया गया था झारखंड में कितने, तो झारखंड में 4 जो है वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। 4, झारखंड में 4 वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। अब ये 4 वंदे भारत कहां कहां, तो आप देखिए, रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस, रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस, रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस, टाटानगर हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ये 4 वंदे भारत ट्रेन जो है झारखंड में शुरू किया जाएगा, और इनमें से रांची पटना जो है, रांची पटना का वंदे भारत जो है वो जल्दी शुरू होने वाला है। ठीक है, तो झारखंड में 4 जो है वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करें। इन सब चीजों के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल में देखे थे, लेकिन आज हम लोग इसका प्रॉपर रिवीजन कर रहे हैं। तो झारखंड के कितने जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का निर्माण जो है वो किया जाएगा? कितने जिलों में? तो झारखंड के 2 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल। कहां कहां पे? देखिए, धनबाद में और लातेहार में। धनबाद में और लातेहार जिले में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा, और साथ ही साथ
अब जो है फैसला लिया गया है कि देवघर में भी क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा। अभी हम लोग 2-3 दिन पहले ही देखे हैं देवघर के बारे में, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि सर ये क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल होता क्या है। देखिए, क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का मतलब ये है कि वहां पे गंभीर रूप से जो मरीज है उनको एडमिट किया जाता है, जिनकी सिचुएशन क्रिटिकल बनी हुई रहती है। वैसे मरीज जिनकी सिचुएशन क्रिटिकल बनी हुई रहती है उन्हें क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल है यहाँ पे सभी सुविधाएं उपलब्ध रहती है, सभी फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल रहती है। तो झारखंड के 2 जिलों में पहले कहा गया था, अब जो ये 3 जिले हो गए, ठीक है। अब जो है ये 3 जिले हो गए, धनबाद लातेहार के साथ साथ आप लोग देवघर को भी याद रखें, ठीक है। पहले ये कहा गया था कि धनबाद और लातेहार में ही इसका निर्माण किया जाएगा 50-50 बेड का, लेकिन अब जो है देवघर जिले में भी 50 बेड का एक क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल निर्माण किया जाएगा। यानी धनबाद, लातेहार और देवघर 3 जिले हो गए, ठीक है। तीनों को याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, झारखंड के किस शहर में झारखंड स्मृति कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन जो है वो किया जाएगा? कौन से शहर में? तो कहां पे? जमशेदपुर में। जमशेदपुर द फाइनेंस कैपिटल ऑफ झारखंड, जमशेदपुर द इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ झारखंड, जमशेदपुर द खेल नगरी ऑफ झारखंड, ठीक है। तो यहीं पे झारखंड स्मृति कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन जो है वो किया जाएगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। देखिए, जो चीजें हम लोग देख चुके हैं उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन जो चीजें हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, और जो चीजें हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको ऐसे ही रिवीजन करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। तो आ गया हमारा उत्कृष्ट विद्यालय का उद्घाटन। अब जैसा कि आपको बताया गया था 2 मई को उद्घाटन किया गया है, किनके द्वारा? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। तो इस चीज के बारे में हम लोग पहले ही देखे हैं, ठीक है। तो आप ये आर्टिकल भी देखें। 80 उत्कृष्ट विद्यालय का शुभारंभ जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया है, ठीक है। कब किया गया है? 2 मई को। और यहाँ पे हाई क्वालिटी का एजुकेशन जो है वो दिया जाता है। और बोर्ड की बात करेंगे, CBSE, जैक बोर्ड नहीं, CBSE बोर्ड, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस जिले में राजकीय श्री वंशीधर महोत्सव की शुरुआत किया गया था? राजकीय श्री वंशीधर महोत्सव किस जिले में? आप लोगों को आंसर पता है क्या? किस जिले में? इसका सही आंसर होगा गढ़वा। गढ़वा जिले में, गढ़वा जिले में राजकीय श्री वंशीधर महोत्सव का आयोजन किया गया था, ठीक है। 3 और 4 मई को, 3 और 4 मई को इसका जो आयोजन है वो गढ़वा जिले में, आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए, श्री वंशीधर महोत्सव का आयोजन 3 और 4 मई को गढ़वा जिले में। कहां पे? गढ़वा में। अब गढ़वा, तो ये आप देखिए झारखंड के मैप में गढ़वा, ठीक है। आप लोग एक बार देख लें झारखंड के मैप में गढ़वा। आइए गढ़वा के बारे में बात करते हैं। गढ़वा झारखंड का एकमात्र जिला है। सबसे पहले इसके निर्माण की बात करते हैं 1991, ठीक है। ये झारखंड का एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों के साथ, 3 राज्य कौन कौन से हैं आइए देखिए। यहां से देखिए बिहार के साथ, यहां से देखिए उत्तर प्रदेश के साथ, और यहां से देखिए छत्तीसगढ़ के साथ। 3 राज्यों के साथ ये अपनी बाउंड्री जो है वो शेयर करता है। कौन? गढ़वा। और झारखंड का ये एकमात्र जिला है। साथ ही साथ झारखंड का एकमात्र जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर करती है। झारखंड का कोई भी जिला गढ़वा को छोड़ के उत्तर प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर नहीं करता है। और ये जो पार्ट है, झारखंड ज्योग्राफी का पार्ट है, हम लोग करंट अफेयर में इसे कवर कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके सभी चीजें। चलिए, हाल ही में किस कंपनी के द्वारा काम कर रहे कर्मियों को सम्मानित किया गया है?
तो कौन से कंपनी के द्वारा अपने यहां पे जो काम कर रहे हैं कर्मी है, जो इंप्लॉय है, उन्हें सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा सीसीएल। सीसीएल यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, सीसीएल। तो सीसीएल के द्वारा अपने यहाँ पे जो आउटसोर्सिंग कंपनी कर्मी है, आउटसोर्सिंग जो इंप्लॉय है, उन्हें सम्मानित जो है वो किया गया है। सीसीएल, सीसीएल की बात करेंगे, सीसीएल का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। सीसीएल की बात करें, बीसीसीएल की बात करें, एनसीएल की बात करें, ईसीएल की बात करें, एमसीएल की बात करें, तो ये लोग सभी जो है कोल इंडिया का पार्ट है। ये लोग सभी कोल इंडिया का ही पार्ट है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं सीसीएल के द्वारा अपने यहाँ पे जो भी कर्मी, जो भी इंप्लॉय काम कर रहे थे, उनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। हाल ही में कब रांची यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था? रांची यूनिवर्सिटी यानी रांची विश्वविद्यालय, तो रांची विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह कब? 2 मई को, आपको बताया गया था 2 मई को। शामिल कौन हुए थे? मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट झारखंड गवर्नर सीपी राधाकृष्णन। तो 2 मई को रांची विश्वविद्यालय, रांची यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें 65 छात्रों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था। रांची विश्वविद्यालय का 36वां दीक्षांत समारोह, ठीक है। मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के राज्यपाल, मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के राज्यपाल, देख लें चीजों को, ठीक है। तो 65 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल दिया गया है, किनके द्वारा? झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के द्वारा। और रांची विश्वविद्यालय का 36वां दीक्षांत समारोह का आयोजन जो है वो किया गया है, ठीक है। रांची विश्वविद्यालय की बात करेंगे 1960 में, कब? 1960 में रांची विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो किया गया था। वर्तमान में अगर वीसी की बात करेंगे तो अजीत कुमार सिन्हा, डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा यहाँ पे वीसी हैं अभी वर्तमान में। इसके पहले डॉक्टर कामिनी कुमार थी और उसके बाद अजीत कुमार सिन्हा जो है यहाँ के वीसी बने हैं, ठीक है। हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया गया है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता डे यानी दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये जो है प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है, 3 मई को, ठीक है। तो 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है और यूनेस्को के द्वारा, किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा इसे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का फुल फॉर्म है, क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई। कोल इंडिया के नए चेयरमैन किसे बनाया जाएगा? और कोल इंडिया के जो चेयरमैन बनेंगे वो आज से अपना पदभार संभालेंगे। आज यानी 1 जून, आज 1 जून है, तो आज से कोल इंडिया के नए चेयरमैन अपना पदभार संभालेंगे। पीएम प्रसाद को कोल इंडिया का नया चेयरमैन जो है वो बनाया जाएगा। तो कोल इंडिया के नए चेयरमैन पीएम प्रसाद को बनाया गया है और आज से, यहां पे देखिए, सॉरी 1 जुलाई होगा, 1 जुलाई, ठीक है। आज नहीं 1 जुलाई था, हमको लगा, मुझे लगा 1 जून होगा, ठीक है। तो 1 जून से पीएम प्रसाद जो है वो कोल इंडिया के नए चेयरमैन के रूप में पदभार संभालेंगे, ठीक है। अभी वर्तमान में चेयरमैन कौन है? प्रमोद अग्रवाल। और इनका जो कार्यकाल है वो 30 जून को खत्म होने वाला है, 30 जून को। 1 जुलाई को कोल इंडिया के नए चेयरमैन पीएम प्रसाद बनेंगे। मुझे लगा था कि 31 मई तक है, 1 जून को ही ये पदभार संभालेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं कोल इंडिया, बाकी ये सभी कंपनियां जो कोल इंडिया की सहायक कंपनियां हैं, ठीक है। ये कौन है? पीएम प्रसाद। कौन है? पीएम प्रसाद। और यही अभी कोल इंडिया के नए चेयरमैन जो है वो बनेंगे, ठीक है। चलिए, हाल ही में कब से सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कब से किया गया है? 5 मई से।
5 मई से किया गया है, 5 मई से। कहां पे? रांची में। रांची में, कहां पे? रांची में। और रांची के सांसद कौन है? रांची के एमपी कौन है? संजय सेठ। रांची के एमपी संजय सेठ है और इन्हीं के द्वारा सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन जो है रांची में किया गया है। 5 से लेकर 7 मई तक इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा। इसमें जनजातीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, एकल गायन, सामूहिक कैरियोग्राफी, लोक नृत्य, सामूहिक गीत, इन चीजों का प्रसारण किया जाएगा। तो सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और ये आप देख सकते हैं, ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति है संजय सेठ और यही वर्तमान में रांची के एमपी हैं, रांची के सांसद हैं। ठीक है, चलिए आप लोगों को पता है कि अगले महीने अप्रैल में हम लोग एक करंट अफेयर देखे थे और देखे थे कि झारखंड के किसी लोकसभा क्षेत्र के एक सांसद हैं, एमपी हैं, उन्हें संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब नाम मैं आपको बता दे रहा हूं, लेकिन आप लोग बताएंगे कौन से लोकसभा क्षेत्र के वो एमपी हैं। उनका नाम था विद्युत वरण महातो। विद्युत वरण महातो को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो एक एमपी हैं, यानी सांसद हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताएं, देखते हैं आप लोगों को याद है या नहीं है कि वो झारखंड के किस क्षेत्र से एमपी हैं, विद्युत वरण महातो। ठीक है, चलिए। तो हाल ही में उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह का आयोजन कब किया गया था? तो 4 मई को। 2 मई को रांची विश्वविद्यालय का और 3 मई को, 2 मई रांची विश्वविद्यालय और 4 मई उषा मार्टिन। ठीक है, और इसमें 18 छात्रों को गोल्ड मेडल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। और उषा मार्टिन का पहला दीक्षांत समारोह है। ठीक है, कॉन्वोकेशन डे। तो आप ये देख सकते हैं, उषा मार्टिन विश्वविद्यालय रांची में है स्थित। तो आप लोग क्या याद रखेंगे? आप लोग याद रखेंगे 2 मई को रांची विश्वविद्यालय का 65 छात्रों को गोल्ड मेडल, 4 मई को उषा मार्टिन का 18 छात्रों को गोल्ड मेडल। दोनों में चीफ गेस्ट के रूप में झारखंड के राज्यपाल ही शामिल हुए थे। हाल ही में कहां पे बांग्ला सांस्कृतिक मेला का आयोजन किया गया है? बांग्ला सांस्कृतिक मेला रांची में देखे थे हम लोग, रांची में बांग्ला सांस्कृतिक मेला। और 5 से 7 मई तक ही इसका भी आयोजन किया गया है। जैसे सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन 5 से 7 मई, उसी तरीके से बांग्ला सांस्कृतिक महोत्सव का भी या फिर बांग्ला सांस्कृतिक मेला का भी 5 से 7 मई रांची में ही। और ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस चीज को देखिए, 6 वर्षों के बाद इसका जो आयोजन है वो झारखंड में किया गया है, 6 वर्षों के बाद। और उद्घाटन की बात करेंगे, उद्घाटन राज्यपाल। ठीक है, तो आप देखें बांग्ला सांस्कृतिक महोत्सव या फिर बांग्ला सांस्कृतिक मेला कहां पे? रांची में 5 से 7 मई। उद्घाटन झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और 6 सालों के बाद। ठीक है, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को कितनावां स्थान दिया गया है? हम लोग अभी देखें, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बात करेंगे तो 3 मई को मनाया जाता है और इसमें सूचकांक में हमारे भारत को 161वां स्थान दिया गया है। भारत को पूरा अंदर ठेल दिया गया है। ठीक है, 161वां स्थान दिया गया है। नॉर्वे को पहला स्थान, आयरलैंड को दूसरा, डेनमार्क को तीसरा। तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे पहला स्थान नॉर्वे को, दूसरा स्थान आयरलैंड को, तीसरा स्थान डेनमार्क को। वहीं बात करेंगे लास्ट से तो 180 नंबर पर नॉर्थ कोरिया, 179 नंबर पर चाइना और 178 नंबर पर वियतनाम। हमारा भारत 161। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं 2021 में हमारे भारत को 142, 2022 में 150 और 2023 में 161। कहीं ऐसा ना हो कि 2024 में 180 चला जाए। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता कितनी अच्छी है, आप लोगों को इस इंडेक्स से पता चल रहा है कि प्रेस को कितना फ्रीडम जो है वो मिल पाता है। दिन ब दिन भारत जो है वो पीछे घसक रहा है। 142, 150, 161
180। सोचिए, हाल ही में झारखंड के कितने लोगों का चयन राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी के लिए किया गया है? तो राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी की बात करेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी के लिए झारखंड के कितने लोगों का चयन किया गया है? तो झारखंड के 14 लोगों का चयन किया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 लोगों का चयन किया गया है। तो झारखंड में राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसमें राज्य भर से 114 प्रतिभागी जो है शामिल हुए थे और इन 114 में से 14 प्रतिभागियों का चयन राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी के लिए किया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी के लिए 114 में से 14 लोगों का चयन किया गया है। अब ये विज्ञान प्रदर्शनी होता क्या है? तो यहाँ पे लोग अपने अपने इनोवेटिव आइडियाज को लोगों के सामने पेश करते हैं। ठीक है, कि उनके पास क्या क्या इनोवेटिव आइडिया है। तो आप ये देख सकते हैं, लोग अपने अपने इनोवेटिव जो आइडिया है उनको लोगों के सामने पेश करते हैं। ठीक है, झारखंड में कितने फूड स्ट्रीट सेंटर का निर्माण जो है वो किया जाएगा? फूड स्ट्रीट सेंटर झारखंड में 4। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग बात किए हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे। झारखंड के लोगों को स्ट्रीट फूड से बचाने के लिए अब जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर झारखंड में 4 फूड स्ट्रीट सेंटर का निर्माण करेगी, जहां पे हाई क्वालिटी का फूड जो है वो देखने को मिलेगा और लोगों को हाई क्वालिटी का फूड जो है वो दिया जाएगा। तो झारखंड के 4 जिलों में, ठीक है, झारखंड के 4 जिलों में फूड स्ट्रीट सेंटर का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, इस चीज को भी याद रखें, ये जो रेशियो है, रेशियो को याद रखें, सेंट्रल गवर्नमेंट का 60% और स्टेट गवर्नमेंट का 40%। ठीक है, यानी ये जो फूड स्ट्रीट सेंटर आप तो देख ही सकते हैं कितना अनहाइजीनिक है। जो भी स्ट्रीट फूड होता है वो टेस्टी तो बहुत होता है। एक चीज आप मानिए, स्ट्रीट फूड की बात करेंगे, स्ट्रीट फूड टेस्टी तो होता है, बहुत टेस्टी होता है। चाहे आप लोग गुपचुप खाएं, चाहे आप लोग मोमो खाएं, चाउमीन खाएं, पास्ता खाएं, रोल खाएं, ठीक है, कुछ भी खाएं, वो टेस्टी तो बहुत होता है लेकिन अनहाइजीनिक होता है। और सबसे ज्यादा अनहाइजीनिक होता है वो गुपचुप। अभी बताएंगे तो आप लोग खाना छोड़ देंगे। मेरे साथ ऐसे कई घटनाएं हुई है, मैंने देखा है। ठीक है, जब मैं रास्ते से पार हो रहा था तो मैंने कई ऐसी चीजें देखी हैं जिसको देखकर मैं आज भी गुपचुप नहीं खाता हूं। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं, बातों को समझिए। ठीक है, चलिए, हाल ही में झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा झारखंड के कितने शहरों में प्रदूषण रिपोर्ट को जारी किया गया है? तो झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा झारखंड के 6 शहरों की, झारखंड के 6 शहरों का जो पोल्यूशन रिपोर्ट है वो जारी किया गया है। किसके द्वारा? झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा झारखंड के 6 शहरों की। अब ये 6 शहर कौन कौन से हैं आप देखिए, दुमका, पाकुड़, चाईबासा, साहिबगंज, रामगढ़ और हजारीबाग। ये 6 शहर हैं जिनका पोल्यूशन का रिपोर्ट जो है झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। और कहा गया है कि इन 6 शहरों में पोल्यूशन का जो लेवल है वो पार हो गया है। पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ना कि एयर पोल्यूशन की। जब भी पोल्यूशन की बात करते हैं लोगों का ये क्वेश्चन आता है, सर धनबाद का नाम आया ही नहीं, सर रांची का नाम आया ही नहीं। रांची और धनबाद में एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। धनबाद में पोल्यूशन नहीं है, प्रदूषण नहीं है। धनबाद एक साफ सुथरा शहर ही है, रांची भी एक साफ सुथरा शहर है। आप जाएंगे रांची तो रांची में आपको गंदगी देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि वो अलग बात है कि एयर पोल्यूशन वहां पे बहुत ज्यादा, लेकिन अभी हम लोग एयर पोल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं पोल्यूशन की, नॉइज पोल्यूशन की, वाटर पोल्यूशन की। तो इन सब चीजों में झारखंड का जो 6 शहर है उसकी स्थिति खराब बताई गई है, दुमका, पाकुड़, चाईबासा, साहिबगंज और रामगढ़, हजारीबाग। ठीक है, चलिए
तो झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या करती है, झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड झारखंड में पोल्यूशन को नियंत्रित करती है। ठीक है, झारखंड में पोल्यूशन को कंट्रोल करती है। ठीक है, हाल ही में झारखंड में कब से तंबाकू निषेध कार्यक्रम को चलाया गया है? कब तक? 31 मई। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अगर आप लोग जानते होंगे तो आपको पता होगा, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तो झारखंड में 31 मई तक तंबाकू निषेध कार्यक्रम को चलाया गया है। इसके तहत झारखंड में अलग अलग क्षेत्र में झारखंड सरकार के द्वारा तंबाकू के प्रति, तंबाकू के सेवन के प्रति जो है कार्यक्रम चलाए जाएंगे। कौन से थीम के आधार पर? हमें खाना चाहिए, यानी हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं। तो थीम याद रखेंगे, हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं। ठीक है, और 31 मई को, कब? 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, हाल ही में कब पंडित रघुनाथ मुर्मू की जयंती मनाई गई है? पंडित रघुनाथ मुर्मू 5 मई को। ठीक है, 5 मई को पंडित रघुनाथ मुर्मू की जयंती मनाई गई है। पंडित रघुनाथ मुर्मू कौन थे? संथाली भाषा, संथाल जनजाति की अपनी भाषा है संथाली भाषा, और संथाली भाषा का जो लिपि है, स्क्रिप्ट है, ओल चिकी। जैसे हिंदी के स्क्रिप्ट की बात करेंगे देवनागरी लिपि, देवनागरी। इंग्लिश की लिपि की बात करेंगे, स्क्रिप्ट की बात करेंगे रोमन। उसी तरीके से संथाली भाषा जो है उसका लिपि है ओल चिकी लिपि, ओल चिकी लिपि। और इस ओल चिकी लिपि की खोज जो है पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा ही किया गया है। ठीक है, और इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इनके गांव दंडबोस पहुंचकर श्रद्धांजलि जो है वो दिया गया है। तो पंडित रघुनाथ मुर्मू की जो जयंती है वो 5 मई को मनाया जाता है। 5 मई 1905 में इनका जन्म जो है वो हुआ था। और संथाली भाषा की जो लिपि है ओलचिकी लिपि के आविष्कारक पंडित रघुनाथ मुर्मू ही है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स के राज्य अभिषेक में झारखंड के किस जिले के इरा दुबे शामिल हुई थी? ब्रिटेन के राजा कौन है? ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स, और किंग चार्ल्स ने अभी अपना राज्य अभिषेक किया है, और इस राज्य अभिषेक में झारखंड की इरा दुबे जो है वो शामिल हुई है, इरा दुबे। और इरा दुबे झारखंड के गोड्डा की रहने वाली है। अब गोड्डा की इरा दुबे को ये चांस कैसे मिला, ये मौका कैसे मिला किंग चार्ल्स के राज्य अभिषेक में शामिल होने का? झारखंड के राज्यपाल को नहीं मिला, झारखंड के गवर्नर को नहीं मिला, भारत के प्रधानमंत्री को नहीं मिला, भारत के राष्ट्रपति को यह मौका नहीं मिला। इरा दुबे को कैसे मौका मिल गया? तो इरा दुबे लंदन में एक स्कूल में पढ़ाई करती है, और इस स्कूल में जो भी स्कॉलरशिप प्राप्त करता है, इस स्कूल में जो भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप प्राप्त करता है, उन स्टूडेंट्स को ब्रिटेन के राजा के राज्य अभिषेक में जाने का मौका मिलता है। ठीक है, तो इरा दुबे वहां पे पढ़ती है वेस्टमिनिस्टर स्कूल ऑफ लंदन, वेस्टमिनिस्टर स्कूल ऑफ लंदन में ये अपनी पढ़ाई जो है वो करती है। ठीक है, गोड्डा जिले के पत्थरनामा थाना के बंदनबार गांव की निवासी है इरा दुबे। इरा दुबे देखिए, ये है इरा दुबे। ठीक है, ये है इरा दुबे, और ये है ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स। ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स आपको एक तरफ देखने को मिलेंगे, और एक तरफ आप देख रहे हैं इरा दुबे को। ठीक है, गोड्डा, ये है मैप में गोड्डा। आप लोग ये भी जानिए, ये है मैप में साहिबगंज, ये है मैप में पाकुड़, ये है मैप में दुमका, जामतोड़ा, देवघर। ठीक है, बाकी झारखंड का पूरा मैप इतना ही जानते हैं।
इस पूरे क्षेत्र को संथाल परगना के नाम से जानते हैं। ठीक है, और बात करेंगे ये कौन सा है, गोड्डा। तो सबसे पहले आप देखिए, गोड्डा बिहार के साथ अपनी सीमा को साझा कर रहा है, साथ ही साथ साहिबगंज, पाकुड़ और दुमका, इन 3 जिलों के साथ भी। ठीक है, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी कैंपेन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में झारखंड के कितने जिलों को शामिल किया गया है? कैंपेन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग, इस डेल्टा रैंकिंग में नीति आयोग के द्वारा झारखंड के कितने जिले, तो झारखंड के 5 जिलों को शामिल किया गया है। ठीक है, नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो 115 आकांक्षी जिलों के मार्च के रिपोर्ट के आधार पर झारखंड के 5 जिलों का चयन किया गया है, साहिबगंज, रामगढ़, गोड्डा, हजारीबाग और पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, और नीति आयोग की बात करेंगे, ये आप देख सकते हैं, नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में फर्क क्या है? प्लानिंग कमीशन में जो भारत के मुख्यमंत्री थे, अलग अलग राज्य में अलग अलग मुख्यमंत्री हैं, तो भारत के जितने भी मुख्यमंत्री थे वो प्लानिंग कमीशन का हिस्सा नहीं होते थे। लेकिन नीति आयोग में भारत में जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो लोग क्या है, तो नीति आयोग के सदस्य हैं। अगर आपसे पूछे कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नीति आयोग के सदस्य हैं, तो हाँ जी, नीति आयोग के सदस्य हैं। ठीक है, झारखंड के किस जिले में टाटा ग्रुप के द्वारा कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है? रांची में। रांची में टाटा ग्रुप के द्वारा एक कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है और इसके बारे में आप लोगों को बताया गया था। 400 करोड़ की लागत से रांची में 23 एकड़ भूमि पर एक कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण किसके द्वारा, तो टाटा ग्रुप के द्वारा किया गया है। इसमें कुल जो है 302 बेड है और 302 में से 151 बेड, कितने, 151, यानी 50% जो है झारखंड के लोगों के लिए ही रिजर्व है। ठीक है, झारखंड के लोगों के लिए ही रिजर्व है 151 बेड, 50%। ठीक है, तो रांची में टाटा ग्रुप के द्वारा एक कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है और आप ये देख सकते हैं यही कैंसर हॉस्पिटल है जिसका निर्माण टाटा ग्रुप के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए, हाल ही में किसके द्वारा पर्यटन बिहार गेस्ट हाउस का उद्घाटन किया गया है? पर्यटन बिहार गेस्ट हाउस का उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया है। कहां पे? रामगढ़ जिले में, रामगढ़ के पतरातू में। ठीक है, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा 11 मई को झारखंड के पतरातू में, कहां पे? रामगढ़ जिले के पतरातू में, पतरातू लेक रिसोर्ट परिसर में नवनिर्मित G+3 पर्यटन बिहार VIP गेस्ट हाउस है ये, इसका उद्घाटन जो है वो किया गया है। तो आप ये देख सकते हैं पर्यटन बिहार गेस्ट हाउस का जो उद्घाटन है वो पतरातू, रामगढ़ के पतरातू में किया गया है और इसका उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, आइए, हाल ही में मॉस्को में चल रहे मॉस्को इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप में झारखंड के पूर्णिमा लिंडा को कौन सा पदक मिला है? तो पूर्णिमा लिंडा को ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक मिला है। ठीक है, मॉस्को में, और ये है, आप पूर्णिमा लिंडा देख सकते हैं। ठीक है, पूर्णिमा लिंडा आप देख सकते हैं, ये है पूर्णिमा लिंडा। हाल ही में झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन भारतीय हॉकी टीम में किया गया है? तो झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन जो है भारतीय हॉकी टीम में किया गया है? 3 खिलाड़ियों का। झारखंड के 3 खिलाड़ियों का चयन भारतीय हॉकी टीम में किया गया है, निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी। ठीक है, निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी का चयन किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज होने वाली है, इसी सीरीज के लिए इन झारखंड के 3 हॉकी खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम में किया गया है। ठीक है, तो ये है निक्की प्रधान, ये कौन है? सलीमा टेटे, और ये है संगीता कुमारी। सॉरी, ये है सलीमा टेटे, ये है निक्की प्रधान और ये है संगीता कुमारी। ठीक है, चलिए
झारखंड के किस जिले में रोपवे का निर्माण किया जाएगा? तो रामगढ़ में। कहां पे? रामगढ़ के पतरातू में लोग रोपवे का निर्माण किया जाएगा। वर्तमान में आपको ये रोपवे जो है देवघर जिले में देखने को मिलेगा। तो पतरातू में 3.5 किलोमीटर लंबा रोपवे का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तो रोपवे यानी कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। और रामगढ़ में इसका निर्माण किया जाएगा, ठीक है। चलिए, इसकी घोषणा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा वो वीआईपी गेस्ट हाउस का जब उद्घाटन किया गया था उस टाइम पे बताया गया था, ठीक है। चलिए, झारखंड के किस जिले को खेलो इंडिया सेंटर का मुख्यालय बनाया जाएगा? जैसा कि आपको बताया गया था, खेलो इंडिया सेंटर जो है झारखंड के 24 जिलों में ही निर्मित किए जाएंगे। हर जिले में एक खेलो इंडिया सेंटर होगा। झारखंड में 24 जिले हैं तो झारखंड में 24 खेलो इंडिया सेंटर होगा। और इन 24 जिलों में क्या किया जाएगा? तो खेल को बढ़ावा दिया जाएगा। खेल को बढ़ावा दिया जाएगा मतलब क्या है? मतलब जो वहां पे खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों को खेलो इंडिया सेंटर में ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। अब इनके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इनका जो हेडक्वार्टर है वो रांची में, ठीक है। रांची के कहां पे? रांची के हटिया में। हटिया में एक स्टेडियम है, हॉकी स्टेडियम। ये हॉकी स्टेडियम जो है रेलवे का है, ठीक है। और इसी को खेलो इंडिया सेंटर का हेडक्वार्टर बनाया जाएगा, हटिया हॉकी स्टेडियम को। ये आप देख सकते हैं हटिया हॉकी स्टेडियम ये है, ठीक है। और रेलवे का है ये, साउथ ईस्टर्न रेलवे का। कौन से रेलवे का? एसईआर, साउथ ईस्टर्न रेलवे का, ठीक है। तो हाल ही में कब झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया जाएगा? तो नए भवन का उद्घाटन 24 मई को कर लिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। किनके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पहले ही देख चुके हैं। हाल ही में ट्रिपल आईटी रांची का दीक्षांत समारोह का आयोजन कब किया गया है? तो 25 मई को। कब? 25 मई को। मई में 3 देखे हम लोग अब तक, क्या क्या? 2 मई रांची विश्वविद्यालय, 4 मई उषा मार्टिन विश्वविद्यालय और ट्रिपल आईटी रांची 25 मई, ठीक है। और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई थी। उन सब में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ट्रिपल आईटी रांची यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम। झारखंड के किस जिले को एग्रीकल्चर हब के रूप में विकसित किया जाएगा? एग्रीकल्चर हब के रूप में झारखंड के कौन से जिले को? बोकारो को। इसके बारे में भी आपको बताया गया था। बोकारो को एग्रीकल्चर हब के रूप में विकसित किया जाएगा और बोकारो में उच्च क्वालिटी का जो एग्रीकल्चर है वो किया जाएगा और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज है बोकारो के जो किसान हैं उनको सिखाया जाएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करना बोकारो के किसानों को सिखाया जाएगा। 12 महीना यानी साल भर यहाँ पे फसल की बुआई जो है वो की जाएगी। एग्रीकल्चर हब के रूप में बोकारो को क्या किया जाएगा? बोकारो को डेवलप किया जाएगा। बोकारो, तो ये आप मैप में देख सकते हैं बोकारो की स्थापना 1991 में ही किया गया था। वेस्ट बंगाल के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। बोकारो में है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और सेल होने के कारण बोकारो को बोकारो स्टील सिटी नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर डिवीजन की बात करेंगे तो कौन से डिवीजन के अंतर्गत आता है? ये नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के आधार पर मतलब तहत आता है ये, जिसका हेडक्वार्टर हजारीबाग में है। और अगर यहाँ पे बात करेंगे सब डिवीजन की, अनुमंडल की, तो बोकारो में 2 सब डिवीजन है, चास और बैरमो, ठीक है। तो 9 ब्लॉक भी हैं बोकारो में। टोटल ब्लॉक कितने हैं? 9 है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखेंगे आप लोग। झारखंड के किस प्रमंडल में हर 5 किलोमीटर की दूरी पर एक डाकघर खोला जाएगा? तो झारखंड के कौन से प्रमंडल में यानी डिवीजन में, थोड़ा पानी पी लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर बात करेंगे प्रमंडल की, डिवीजन की, तो कोल्हान डिवीजन। अब कोल्हान डिवीजन में क्यों? तो कोल्हान डिवीजन में लोगों को बैंकिंग फैसिलिटीज के साथ जोड़ना है, बैंकिंग फैसिलिटीज के साथ जोड़ना है। और बैंकिंग फैसिलिटीज के साथ जोड़ने के लिए ही हर 5 किलोमीटर
की दूरी पर एक डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस को खोला जाएगा। कहां पे? कोल्हान डिवीजन में। ठीक है, अब आप लोग सोचेंगे कि सर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं? पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हम लोग बैंकिंग फैसिलिटीज को कैसे दे सकते हैं लोगों को? तो पोस्ट ऑफिस में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक चलता है। आप लोग अगर जानते होंगे, पोस्ट ऑफिस के द्वारा ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को चलाया जाता है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को क्या किया जाएगा? खोला जाएगा। ठीक है, और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जरिए ही लोगों को बैंकिंग की जो सुविधाएं हैं वो दी जाएगी कोल्हान डिवीजन के लोगों के लिए। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस जो है हर 5 किलोमीटर की दूरी पर खोला जाएगा। ठीक है, और पलामू कोल्हान डिवीजन। ठीक है, तो कोल्हान डिवीजन ये आप देख सकते हैं, ये झारखंड का सबसे नवीनतम प्रमंडल है, न्यूएस्ट डिवीजन है। ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, ये 3 जो है वो जिले आते हैं इसमें। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे इसके बारे में। क्वेश्चन क्या है? झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के कितने पंचायतों को मॉडल बनाया जाएगा? तो झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के कितने पंचायतों को मॉडल पंचायत बनाया जाएगा? अब इसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, फिर इसके बारे में प्रॉपर डिटेल में बात करते हैं। आइए बात करते हैं मॉडल पंचायत के बारे में। तो झारखंड के कितने? झारखंड के 50 पंचायतों को मॉडल पंचायत के बारे रूप में डेवलप किया जाएगा। ठीक है, पानी पीने के बाद आवाज जो है वो थोड़ी सी सही हो गई है। ठीक है, एनर्जी ही नहीं मिल पा रहा था, और एक्चुअली प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पे पानी अवेलेबल था नहीं। ठीक है, तो पानी लाने के लिए कहा गया, तो इसलिए पानी पी नहीं पा रहा था। चलिए आगे बात करते हैं। तो झारखंड के 50 पंचायतों को मॉडल पंचायत बनाया जाएगा, और झारखंड सरकार के द्वारा इसके लिए केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे किला कहते हैं, किला के साथ एक एमओयू किया गया है। ठीक है, किला के साथ झारखंड सरकार के द्वारा। तो झारखंड के 50 पंचायतों को मॉडल पंचायत कहने का सेंस क्या है? इस पंचायत के लोगों को बैंकिंग की सुविधाएं दी जाएगी, इस पंचायत के लोगों को हॉस्पिटल की सुविधाएं दी जाएगी, इस पंचायत के लोगों को एटीएम की सुविधाएं दी जाएगी, इस पंचायत के लोगों को प्रज्ञा केंद्र की सुविधा दी जाएगी। यानी जो सभी सुविधाएं हैं वो इस पंचायत के लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, चलिए हाल ही में जूनियर भारतीय हॉकी टीम के कितने महिला हॉकी खिलाड़ियों का चयन किया गया है? यानी ये पूछा गया है जूनियर भारतीय हॉकी टीम में झारखंड के कितने महिला हॉकी खिलाड़ियों का चयन जो है वो किया गया है? झारखंड के कितने? तो झारखंड के 3। कौन कौन से? रोपनी कुमारी, दीपिका सोरेंग, महिमा टेटे। रोपनी कुमारी, दीपिका सोरेंग और महिमा टेटे। ठीक है, झारखंड के 3। चलिए, हाल ही में झारखंड के कितने क्रिकेट खिलाड़ी जूनियर काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए इंग्लैंड गए हैं? तो झारखंड के कितने क्रिकेट खिलाड़ी जूनियर काउंटी क्रिकेट को खेलने के लिए इंग्लैंड गए हैं? तो झारखंड के 3 क्रिकेट खिलाड़ी। अब ये 3 क्रिकेट खिलाड़ी कौन कौन से हैं? तो आप ये देखिए, नजीम सिद्दीकी, सूरज कुमार, कुशागर कुमार। नजीम सिद्दीकी, सूरज कुमार और कुशाग कुमार क्रिकेट खेलने के लिए कहां गए हैं? तो इंग्लैंड गए हैं। ठीक है, तो ये आप तीनों को देख सकते हैं। झारखंड में कितने नए साइबर पुलिस स्टेशन को खोला जाएगा? तो झारखंड में कितने नए साइबर पुलिस स्टेशन को खोला जाएगा? झारखंड में 6 नए साइबर पुलिस स्टेशन को खोला जाएगा। वर्तमान में झारखंड में 6 साइबर पुलिस स्टेशन है और 6 नए साइबर पुलिस स्टेशन को खोला जाएगा। अब ये 6 साइबर पुलिस स्टेशन कहां कहां पे है? तो आप ये देखिए, धनबाद में है, जमशेदपुर में है, देवघर में है, जामतोड़ा में है, गिरिडीह में है और पलामू में है। ठीक है, तो झारखंड में वर्तमान में 6 साइबर पुलिस स्टेशन है
और 6 नए साइबर पुलिस स्टेशन को खोला जाएगा। ठीक है, झारखंड में कितने योग व आयुष केंद्र को भी खोला जाएगा? योग व आयुष केंद्र कितने? तो झारखंड में 2 योग व आयुष केंद्र को खोला जाएगा। ठीक है, तो झारखंड में 2 योग व आयुष केंद्र को खोला जाएगा। ठीक है, चलिए, योगा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में झारखंड के किस जिले में वाटर बोर्ड एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है? वाटर बोर्ड एम्बुलेंस, अभी हम लोग देखे थे एयर एम्बुलेंस की शुरुआत भी झारखंड में किया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एयर एम्बुलेंस का उद्घाटन भी किए थे। अब जो है वाटर बोर्ड एम्बुलेंस की सुविधा झारखंड में शुरू की गई है। अब अगर आप लोग झारखंड के ड्रेनेज सिस्टम, झारखंड के रिवर्स, झारखंड के नदियों के बारे में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा झारखंड में जो नदियां हैं उन नदियों में से ज्यादातर नदियां जो है वो बरसाती नदी है। बरसाती नदी कहने का मतलब है कि बरसात के दिनों में पानी रहेगा और बरसात के बाद पानी जो है सूख जाता है। अब जब पानी नहीं रहेगा तो वाटर बोर्ड एम्बुलेंस चलेगा किसमें? अब वाटर बोर्ड एम्बुलेंस ऐसे जगह में चलेगा जहां पे भरपूर पानी रहे, और भरपूर पानी झारखंड के कौन से जिले में है? भरपूर पानी झारखंड के साहिबगंज जिले में है। क्यों है? क्योंकि साहिबगंज जिले में से होकर गंगा नदी गुजरती है, और गंगा नदी झारखंड के केवल एक जिले से होकर गुजरती है जो कि है साहिबगंज। इसीलिए वाटर बोर्ड एम्बुलेंस की जो शुरुआत है वो साहिबगंज जिले में। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने? 2 वाटर बोर्ड एम्बुलेंस की शुरुआत। इसमें झारखंड के साहिबगंज जिले के 2.5 लाख लोगों को जो है मदद मिलेगी। और ये जो वाटर बोर्ड एम्बुलेंस है ये निशुल्क लोगों को इस्तेमाल करने के लिए दिया जाएगा, यानी लोग इसका निशुल्क इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, साहिबगंज ये आप देख सकते हैं, और यहां से होके ऐसे होते हुए गंगा नदी जो है गुजरती है। साहिबगंज के रास्ते होते हुए गंगा नदी जो है वो गुजरती है। ठीक है, बिहार से झारखंड एंटर करती है, झारखंड के साहिबगंज जिले में एंटर करती है और फिर चली जाती है कहां पे? चली जाती है बंगाल में। ठीक है, चलिए, किस राज्य के सरकारी स्कूलों में विद्यालय स्वास्थ्य अभियान को चलाया जाएगा? विद्यालय स्वास्थ्य अभियान की बात करेंगे तो झारखंड में। ठीक है, झारखंड में क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक। ठीक है, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक आप देख सकते हैं, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए क्या किया जाएगा? तो झारखंड विद्यालय स्वास्थ्य अभियान को चलाया जाएगा। क्यों? क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनकी जांच की जाएगी, उनके शरीर की जांच की जाएगी कि उनके शरीर में कोई बीमारी है। अगर बीमारी है तो उस बीमारी के लिए इलाज जो है वो किया जाएगा, और ये जो जांच है ये झारखंड सरकार निःशुल्क करेगी। ठीक है, झारखंड सरकार ये जो जांच है ये निःशुल्क करेगी। ठीक है, चलिए, कब राष्ट्रीय डेंगू दिवस? राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय डेंगू दिवस, नेशनल डेंगू डे 16 मई। हाल ही में मोहराबादी में आयोजित सीनियर फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में आशा किरण बारला ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक प्राप्त किया है। आशा किरण बारला के बारे में भी हम लोग देखे हैं, 400 मीटर की रेस में 53 सेकंड में इन्होंने पूरा किया है। और वहां पे हम लोग देखे थे 800 मीटर की रेस जिसमें आशा किरण बारला ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। ठीक है, 800 मीटर की रेस में, और 800 मीटर की रेस में 2 मिनट और 7 सेकंड का उन्होंने समय लिया था। ठीक है, आशा किरण बारला, इनके बारे में हम लोग देख चुके हैं। हाल ही में जैक बोर्ड का गठन किया गया है, इसमें कितने सदस्यों को मनोनीत किया गया है? ठीक है, नॉमिनेट किया गया है, मनोनीत का मतलब नॉमिनेट, तो 15। अगर आपसे पूछा है कि जैक बोर्ड में कितने मेंबर हैं, वर्तमान में जैक बोर्ड में 15 मेंबर है, और इन्हीं 15 मेंबर को नॉमिनेट किया गया है। ठीक है,
तो जैक बोर्ड में 15 मेंबर को नॉमिनेट किया गया है। 4 वर्षों के बाद जैक बोर्ड का जो गठन है वो किया गया है। 2019 में जैक बोर्ड के सदस्य खाली हो गए थे और 2023 में इसे फिल किया गया। ठीक है, जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल। चलिए, झारखंड के किस जिले के निवासी सीमा देवी को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्वाभिमान सम्मान समारोह में 2023 में सम्मानित किया गया है? तो ये जो है रांची की रहने वाली है। सीमा देवी रांची की रहने वाली है, इनके बारे में भी बात किए हैं। ठीक है, और रांची के ओरमांझी की ये रहने वाली है सीमा देवी। ठीक है, ओरमांझी की रहने वाली है। चलिए, ये आप देख सकते हैं सीमा देवी को सम्मानित किया गया है। कौन है सीमा देवी? तो ये सीमा देवी है, ये ओरमांझी की रहने वाली है। ठीक है, झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा देश का पहला गिलोय प्रोसेसिंग एंड रिसर्च सेंटर को स्थापित किया गया है? इसके बारे में बात किए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, क्योंकि देश का पहला है और देश का पहला गिलोय प्रोसेसिंग एंड रिसर्च सेंटर की बात करेंगे तो कहां पे? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में देश का पहला गिलोय प्रोसेसिंग एंड रिसर्च सेंटर को स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए, वाराणसी कोलकाता 6 लेन सड़क परियोजना के तहत झारखंड में कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा? तो वाराणसी से कोलकाता तक 6 लेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है और इसी सड़क परियोजना के तहत झारखंड में 200 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा और 12,000 करोड़ की लागत से, कितने? 12,000 करोड़ की लागत से झारखंड में 200 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं वाराणसी से हावड़ा तक, ठीक है, सड़क का निर्माण किया जाएगा। झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप की शुरुआत किया गया है? मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप की शुरुआत आईआईएम रांची, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची के द्वारा शुरू किया गया है। और अभी हम लोग आज के करंट अफेयर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आज के करंट अफेयर में आपको पता चलेगा कि आईआईएम रांची के जो प्रिंसिपल हैं, जो प्राचार्य हैं, कौन है? बताइए कौन है? आप लोग देखे होंगे, उन्हें जो है सम्मानित किया गया है। कौन से सम्मान से? आइकॉनिक बुक ऑफ रिकॉर्ड। और प्रिंसिपल कौन है? भूपेश कुमार। ठीक है, भूपेश कुमार, डॉक्टर भूपेश कुमार प्रिंसिपल है और इन्हें आइकॉनिक बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। और आईआईएम रांची की बात करेंगे तो आईआईएम रांची कहां पे है? रांची में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। हाल ही में किनके द्वारा झारखंड के 3,469 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है? हेमंत सोरेन के द्वारा, झारखंड में हेमंत सोरेन। ठीक है, चलिए, तो आप ये देख सकते हैं, इन चीजों को देख ले, इन चीजों के बारे में पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, हाल ही में राज्य के किस शिक्षण संस्थान के द्वारा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आईसीयू मेडिकल बेड तैयार किया गया है? तो आईआईटी आईएसएम के द्वारा। ठीक है, आईआईटी आईसीएम के द्वारा एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के साथ आईसीयू मेडिकल बेड जो है वो तैयार किया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे, पानी थोड़ा और पीना पड़ेगा। अब बात करेंगे आईसीयू मेडिकल बेड की। तो ये जो आईसीयू मेडिकल बेड है, इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि जो भी मरीज होंगे वो मरीज क्या चाहता है, उसकी फीलिंग्स क्या है, वो अपने आप ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है ये पता कर लेगा। अगर मरीज उठना चाहता हो तो ये पता कर लेगा मरीज उठना चाहता है, अगर मरीज बैठना चाहता है तो पता कर लेगा मरीज बैठना चाहता है, अगर मरीज पानी पीना चाहता हो, ठीक है, जिस तरीके से अभी मैं पीना चाहता हूं, तो इस तरीके से ये जो आईसीयू बेड है वो एआई है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, तो ये अपने आप जो है पता कर लेगा। ठीक है, आईआईटी आईएसएम के असिस्टेंट प्रोफेसर कौन है? डॉक्टर जफर आलम। और इन्हीं के द्वारा ये जो मेडिकल बेड है, आप ये मेडिकल बेड देख सकते हैं, इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, चलिए,
थोड़ा आईआईटी आईएसएम के बारे में चर्चा करते हैं। आईआईटी आईएसएम धनबाद में स्थित है। ये झारखंड का एकमात्र आईआईटी कॉलेज है। इसके निर्माण की बात करेंगे, 9 दिसंबर 1926 में इसका निर्माण किया गया था। उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे, कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया है। वर्ष 2016 में इसे आईआईटी का दर्जा दिया गया और वर्तमान में ये झारखंड का एकमात्र आईआईटी कॉलेज है। ठीक है, चलिए, हाल ही में झारखंड के कितने खिलाड़ियों ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है? झारखंड के 2 खिलाड़ियों ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है, सपना कुमारी, आशा किरण बारला। ठीक है, ये है सपना कुमारी, आप देखिए अच्छे से, और ये आशा किरण बारला, आप सभी लोग इनके बारे में जानते होंगे। ठीक है, चलिए, झारखंड कृषि विभाग के द्वारा राज्य के कितने जिलों में कृषि मेला का आयोजन किया जाएगा? तो झारखंड कृषि विभाग की बात करेंगे, इसके द्वारा झारखंड के कितने जिलों में 263 जिला नहीं होगा, ये ब्लॉक होगा, ब्लॉक, प्रखंड। इस चीज को आप लोग सुधार लेंगे। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो इस चीज को सुधार लेंगे। झारखंड कृषि विभाग के द्वारा झारखंड के कितने ब्लॉक में कृषि मेला का आयोजन किया गया है? तो कृषि मेला का आयोजन झारखंड के 263 ब्लॉक में। झारखंड में कितने ब्लॉक है? झारखंड में 263 ही ब्लॉक है। 264 ब्लॉक थे, लेकिन धनबाद का जो झरिया ब्लॉक है उसे मान्यता को हटा दिया गया। वर्तमान में झारखंड में 263 ब्लॉक है। ठीक है, चलिए, झारखंड के पशु चिकित्सकों को किस राज्य में प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा? तो झारखंड के जो भी पशु चिकित्सक है, एनिमल डॉक्टर है, उन्हें केरल में, कहां पे? केरल में ट्रेनिंग दिया जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के पशु चिकित्सकों को केरल में ट्रेनिंग दिया जाएगा। केरल पशु कल्याण मॉडल को झारखंड में लागू किया जाएगा। और केरल के दौरे पर झारखंड के जो स्वास्थ्य मंत्री है, कौन? पत्रलेख, बादल पत्रलेख। ठीक है, और ये गए हैं और इन्होंने कहा है कि झारखंड में केरल के पशु मॉडल को लागू किया जाएगा, पशु कल्याण मॉडल को। ठीक है, झारखंड के किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ग्रासलैंड को विकसित किया जाएगा? तो ग्रासलैंड को दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में विकसित किया जाएगा। इसके बारे में भी बात की है। ग्रासलैंड क्या होता है? ग्रासलैंड यानी बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं। अब दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाहर में, दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाहर में ग्रासलैंड क्यों विकसित किया जाएगा? ताकि इसलिए किया जाएगा, जो दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जीव जंतु हैं वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बाहर ना आ पाए। अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लगातार देख रहे होंगे, जो जीव जानवर हैं वो लगातार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क को छोड़कर जो शहर है, शहर की ओर आ जा रहे हैं। चाहे हाथी की बात करें, बाघ की बात करें, तेंदुए की बात करें, ये लोग आ जाते हैं। अगर बड़े बड़े घास होंगे तो बड़े बड़े घास को वो लोग पार करके नहीं आ पाएंगे। इसीलिए ग्रासलैंड को दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में विकसित किया जाएगा। अब ग्रासलैंड तो ये आप देख सकते हैं, बड़े बड़े घास होते हैं। ग्रासलैंड का मतलब बड़ा बड़ा घास होता है, घास के मैदान। दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है? ये जमशेदपुर में है। दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के स्थापना की बात करेंगे तो कहीं कहीं आपको 1976 देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको 1975 देखने को मिलेगा। तो आप दोनों को याद रखेंगे, या तो 1976 को याद रखेंगे या तो 1975 को याद रखेंगे। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का स्थापना कब किया गया था, तो या तो आपको ऑप्शन में 1975 मिलेगा या तो 1976 मिलेगा। दोनों में से एक ही ऑप्शन में मिलेगा। 195 किलोमीटर स्क्वायर का इसका टोटल एरिया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड के कितने हाई स्कूल में मिट्टी जांच प्रयोगशाला का निर्माण किया जाएगा? तो मिट्टी जांच प्रयोगशाला का निर्माण झारखंड के 500 स्कूलों में किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? ताकि झारखंड के छात्र जो है मिट्टी की जांच करना सीखे और अपने क्षेत्र के जो किसान है उनकी मदद करे। किस प्रकार से? किसानों को बताएं कि उनकी मिट्टी किस प्रकार की है, वो जहां पे खेती कर रहे हैं वो मिट्टी किस प्रकार की है और उस मिट्टी में कौन सी खेती की जाए जिससे किसानों की जो पैदावार है वो बढ़ सके। ठीक है, तो इसके लिए झारखंड के 500 हाई स्कूलों में मिट्टी जांच प्रयोगशाला का निर्माण किया जाएगा और ये आप आर्टिकल को देख सकते हैं। ठीक है, सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट CEED के किस देश के कंपनी के साथ MOU हुआ है? तो सीड का किस देश के कंपनी के साथ एक MOU हुआ है? इसका सही आंसर क्या होगा?
जर्मनी के साथ, किसके साथ, जर्मनी के साथ एक एमओयू हुआ है सीड का, यानी सेंटर फॉर इन्वायरमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट। जर्मनी की कंपनी है ओपन एनर्जी ट्रांजिशन, इसके साथ एमओयू। देखिए एक होता है एमओयू, एक होता है एमएयू, सॉरी एमओए। एमओयू की बात करेंगे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और एमओए की बात करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। अगर दो कंपनियों के बीच में एमओयू होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, तो दोनों ही कंपनियां किसी भी चीज को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो लोग चाहे तो मान सकते हैं, चाहे तो मान नहीं सकते हैं। जैसे आपके और मेरे बीच में एमओयू हुआ, क्या हुआ, एमओयू, कि मैं आपको मदद करूंगा पढ़ाई के लिए 10,000 रुपये की, ठीक है, लेकिन मैं इसके लिए बाध्य नहीं हूं। मैं कल दिन कह सकूंगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपकी मदद नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, अगर मैंने आपके साथ एग्रीमेंट कर लिया कि आपकी पढ़ाई के लिए मैं 10,000 रुपये दूंगा, तो मुझे वो देने पड़ेंगे। तो एमओयू मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन एमओए अगर हो जाए तो ये मानने के लिए बाध्य है। दोनों के फुल फॉर्म को आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में इनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोनों ने मिलकर झारखंड में एनर्जी के क्षेत्र में डेवलप करने का या फिर एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर रिसर्च करने का फैसला लिया गया है। एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब यह है कि झारखंड में कितनी एनर्जी का उपयोग किया जाता है, झारखंड में कितनी एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है, इन सब चीजों के ऊपर ये लोग रिसर्च करेंगे, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में आदिवासी महोत्सव की शुरुआत किया गया है, तो आदिवासी महोत्सव की शुरुआत उड़ीसा में, कहां पे, उड़ीसा में आदिवासी महोत्सव की शुरुआत 20 से 22 मई तक किया गया है, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, 20 से 22 मई तक आदिवासी महोत्सव की शुरुआत उड़ीसा में किया गया है। हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा रिम्स यानी राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार करने के लिए कितनी राशि दिया गया है, तो झारखंड सरकार ने रिम्स प्रबंधन को, रिम्स मैनेजमेंट को स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार करने के लिए कितने अमाउंट दी है, कितनी राशि दी है, तो झारखंड सरकार ने 300 करोड़ का जो अमाउंट है वो दिया है, और इसके बारे में भी हम लोग बहुत ही डिटेल में चर्चा किए हैं। 300 करोड़ का जो अमाउंट है वो झारखंड सरकार ने रिम्स यानी राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को दिया है। अगर बात करेंगे रिम्स की, तो रिम्स जो कि झारखंड का अभी तक का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, रांची में ये स्थित है, और रिम्स में जो व्यवस्था अभी चल रही है वो एकदम लचर व्यवस्था चल रही है, ठीक है। रिम्स की हालत बिल्कुल भी सही नहीं है, इसीलिए झारखंड सरकार ने 300 करोड़ जो है वो रिम्स प्रबंधन को दिए हैं, ठीक है। चलिए, हाल ही में झारखंड के किस शहर के निवासी समीर पांडे ऑस्ट्रेलिया में लॉर्ड मेयर के पद पर चुने गए हैं। समीर पांडे की बात करेंगे, समीर पांडे जो है जमशेदपुर के रहने वाले हैं, जमशेदपुर के सोनारी के ये रहने वाले हैं, और ये अभी ऑस्ट्रेलिया में लॉर्ड मेयर के पद पर चुने गए हैं, और ऐसा पहला भारतीय है समीर पांडे जो ऑस्ट्रेलिया में लॉर्ड मेयर के पद पर चुने गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। जमशेदपुर के ये रहने वाले हैं समीर पांडे, ठीक है। तो समीर पांडे ऑस्ट्रेलिया के शहर पेरामाटा के लॉर्ड मेयर जो है वो चुने गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में पहला भारतीय मूल का कोई व्यक्ति है जो लॉर्ड मेयर के पद पर चुने गए हैं। अब ये आप देख सकते हैं, ये कौन है, यही है समीर पांडे, ठीक है। इनका जन्म झारखंड के जमशेदपुर शहर में हुआ है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है, हम लोग देखे थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है। हाल ही में किन्हीं के द्वारा 24 मई को किया गया था, उस चीज को भी याद रखेंगे, 24 मई को जो नया हाईकोर्ट है उसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में किन्हीं के द्वारा झारखंड में मिशन लाइफ अभियान की शुरुआत जो है वो किया गया है। तो मिशन लाइफ अभियान की बात करेंगे, हेमंत सोरेन जी के द्वारा शुरू किया गया है झारखंड में। तो झारखंड में मिशन लाइफ अभियान की शुरुआत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना, पानी की बचत करना, ऊर्जा की बचत करना, कचरे को कम करना और प्लास्टिक बैग का उपयोग जो है कम करना। 5 जून यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ठीक है, उस दिन तक
इसे चलाया जाएगा, इस अभियान को चलाया जाएगा। ठीक है, मिशन लाइफ आप ये देख सकते हैं। हेमंत सोरेन जी, हाल ही में किस राज्य के गेवरा कोयला खदान को एशिया का सबसे बड़ा कोयला खदान बनाया जाएगा? गेवरा कोयला खदान कहां पे है? छत्तीसगढ़ में है गेवरा कोयला खदान, और ये जो है अभी वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा कोयला खदान है और इसे एशिया का सबसे बड़ा कोयला खदान बनाया जाएगा। वर्तमान में 5 करोड़ टन सालाना कोयले का उत्पादन होता है गेवरा कोयला खदान से, और उत्पादन के आधार पर ही ये भारत का सबसे बड़ा कोयला खदान है, और टारगेट रखा गया है कि इसका उत्पादन को बढ़ाकर 7 करोड़ टन सालाना किया जाएगा। अगर 7 करोड़ टन सालाना उत्पादन किया जाए इस कोयला खदान से, तो ये एशिया का सबसे बड़ा कोयला खदान हो जाएगा। ठीक है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड SECL के द्वारा ये जो कोयला खदान है इसे चलाया जाता है। SECL साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। हाल ही में IIIT रांची का दीक्षांत समारोह का आयोजन 25 में। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई थी, बात किए थे इसके पहले। हाल ही में झारखंड के किस शहर की निवासी अस्मिता दोरजी ने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है? तो माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है अस्मिता दोरजी, ये जमशेदपुर की रहने वाली है। ठीक है, इनके बारे में भी बात किए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है अस्मिता दोरजी और ये जमशेदपुर की रहने वाली है। इन्होंने माउंट एवरेस्ट को अभी फतेह किया है। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का मतलब है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई जो है वो पूरा किया है। ठीक है, चलिए, हाल ही में कब से झारखंड में बैक टू स्कूल कैंपेन की शुरुआत किया जाएगा? तो झारखंड में 16 जून से बैक टू स्कूल कैंपेन की शुरुआत की जाएगी। झारखंड के वे सभी छात्र जो स्कूल से ड्रॉप आउट हो चुके हैं या फिर कभी स्कूल गए ही नहीं, उन सभी छात्रों को फिर से शिक्षा से जोड़ने के लिए, स्कूल के साथ जोड़ने के लिए बैक टू स्कूल कैंपेन की शुरुआत झारखंड सरकार के द्वारा 16 जून से शुरू किया जाएगा। ठीक है, और 16 जून से 15 जुलाई तक यानी लगभग 1 महीने बैक टू स्कूल कैंपेन को झारखंड में चलाया जाएगा। कितने? 1 महीने तक। ठीक है, बैक टू स्कूल कैंपेन। हाल ही में झारखंड के किस खिलाड़ी को इंडियन वुमेन लीग में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला है? तो किन्हें मिला है? अष्टम उरांव को। ठीक है, अष्टम उरांव को मिला है। कौन से? इंडियन वुमेन लीग में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अष्टम उरांव, ये है अष्टम उरांव। ठीक है, हाल ही में झारखंड के किस जिले के मिथिलेश राम गुप्ता का चयन टॉप 10 इंडियन योगा प्लेयर में किया गया है? मिथिलेश राम गुप्ता कोडरमा के रहने वाले हैं, पेशे से एक लोको पायलट है। कौन है? पेशे से लोको पायलट है। कौन? मिथिलेश राम गुप्ता पेशे से लोको पायलट है। इंडिया के टॉप 10 योगा खिलाड़ी के रूप में इनका चयन किया गया है। झारखंड के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनका चयन किया गया है, मिथिलेश राम गुप्ता। ठीक है, चलिए, झारखंड के किस जिले में झारखंड हाईकोर्ट का एक बेंच स्थापित किया जाएगा? तो इसके बारे में भी आप लोगों को बताया गया था। दुमका में, झारखंड की सब कैपिटल, झारखंड की उपराजधानी दुमका में झारखंड हाईकोर्ट का एक बेंच स्थापित किया जाएगा, ताकि संथाल परगना के जो लोग हैं वो लोग अगर झारखंड हाईकोर्ट आना चाहते हैं तो सोचिए, संथाल परगना मतलब सोचिए साहिबगंज, सोचिए गोड्डा, पाकुड़, उन लोगों के लिए रांची हाईकोर्ट कितना दूर पड़ता होगा। इसीलिए दुमका में झारखंड हाईकोर्ट का एक बेंच स्थापित किया जाएगा, ताकि अगर उनको हाईकोर्ट से संबंधित कोई काम रहे या फिर उनको न्याय चाहिए तो वो न्याय हाईकोर्ट के माध्यम से दुमका में ही उनको मिल सके। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड में स्थित उत्कृष्ट स्कूल को अब किस नाम से जाना जाएगा? झारखंड में स्थित उत्कृष्ट स्कूल को अब CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से जाना जाएगा। इसके बारे में भी बात किए थे। वर्तमान में 80 उत्कृष्ट स्कूल है झारखंड में। ठीक है, रांची स्थित रिम्स में अब कितने रुपए से ज्यादा का बिल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा पास किया जाएगा? तो देखिए, रिम्स में अगर रिम्स प्रबंधन किसी चीज को परचेज करना चाहती है, कोई मेडिसिन परचेज करना चाहती है, PPE किट परचेज करना चाहती है, कोई मशीन जो है परचेज करना चाहती है, तो अगर उसकी कीमत 1 करोड़ से पार हो रही है
तो वो जो बिल है झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री पास करेंगे, जो कि बन्ना गुप्ता जी हैं। ठीक है, 1 करोड़, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में देखे हैं, क्लासेस में डिटेल में देखे हैं, इसीलिए आप लोगों को कहा जाता है कि आप लोग क्लास में आइए और डिटेल में देखिए। अभी तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। बन्ना गुप्ता जी, ठीक है। हाल ही में कब भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया, पार्लियामेंट का? तो 28 मई को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा, 28 मई को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत का नया पार्लियामेंट का उद्घाटन किया गया है, जिसमें लोकसभा की 888 सीट है, राज्यसभा की 384 सीट है और 872 करोड़ की लागत से इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा किया गया है। इसके आर्किटेक्ट कौन है? बिमल पटेल। ठीक है, इसके आर्किटेक्ट कौन है? बिमल पटेल। ये आप देख सकते हैं भारत का नया पार्लियामेंट, पुराने पार्लियामेंट के जस्ट साइड में ही नया पार्लियामेंट का निर्माण किया गया है। ठीक है, हाल ही में किनके द्वारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे सेशन की शुरुआत की गई है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहां पे? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है और इसका जो आयोजन है वो वाराणसी में किया जाएगा, लखनऊ में किया जाएगा, गोरखपुर में किया जाएगा और गौतम बुद्ध नगर में किया जाएगा। बात करेंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे सेशन की, तो 25 मई से 3 जून तक इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। हाल ही में किस प्रमंडल में क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया गया था? तो इसका आयोजन पलामू प्रमंडल में। ठीक है, क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन पलामू प्रमंडल में, और पलामू के टीम को, पलामू के पुलिस को विजेता जो है वो बनाया गया था। पलामू जिले की टीम जो है विजेता बनी है, पलामू जिले की पुलिस। पलामू प्रमंडल, ये है पलामू प्रमंडल। इसमें 3 जिले आते हैं, गढ़वा, पलामू, लातेहार, मेदिनीनगर इसका हेडक्वार्टर है और पलामू प्रमंडल झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल है। ठीक है, हाल ही में झारखंड के कितने स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे में बदला जाएगा? 8। 1630 किलोमीटर कुल लेंथ होगा। 8 स्टेट हाईवे को मिलाकर 1630 किलोमीटर का लेंथ होगा और 8 स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे में बदला जाएगा। ठीक है, चलिए बात करें झारखंड के किस जिले में 500 बेड का एक क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल, बात किए थे देवघर में। ठीक है, तो धनबाद लातेहार के बाद देवघर में भी इसका निर्माण किया जाएगा। स्टार्टिंग में ही बात किए थे, अगर आप लोगों को पता होगा, 50 बेड का। देखिए धनबाद में भी 50 बेड का, लातेहार में भी 50 बेड का और देवघर में भी 50 बेड का क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, हाल ही में झारखंड के कितने महिला खिलाड़ियों का चयन जूनियर भारतीय महिला टीम में किया गया है? तो झारखंड के 3 खिलाड़ी, कौन कौन? महिमा टेटे, दीपिका सोरेंग, रोपनी कुमारी। 3 महिला खिलाड़ियों का चयन जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में। कौन से टीम में? हॉकी टीम में। और आप ये तीनों हॉकी खिलाड़ियों को देख सकते हैं। ठीक है, हाल ही में किस जिले के प्रज्ञा मित्तल को मोस्ट इनोवेटिव आर्किटेक्ट 2023 का पुरस्कार दिया गया है? तो मोस्ट इनोवेटिव आर्किटेक्ट 2023 का पुरस्कार जो है वो रांची की रहने वाली है प्रज्ञा मित्तल और इन्हें ही ये अवार्ड मिला है। ठीक है, आर्किटेक्ट एसोसिएशन के द्वारा इन्हें ये अवार्ड दिया गया। किन्हें? प्रज्ञा मित्तल को। कौन सा है? मोस्ट इनोवेटिव आर्किटेक्ट 2023 का। और ये आप ब्लैक ड्रेस में देख सकते हैं प्रज्ञा मित्तल को और इन्हें मोस्ट इनोवेटिव आर्किटेक्ट का अवार्ड जो है वो आर्किटेक्ट एसोसिएशन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, किन्हें? प्रज्ञा मित्तल को। तो ये हमारे मई महीने के करंट अफेयर्स थे, जिसका हम लोग आज के इस क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से और डिटेल में रिवीजन कर लिए हैं। इसी तरीके से आपको अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर सभी महीनों के वीडियो जो है मिल जाएंगे और वहां से आप आसानी से सभी महीनों के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर पाएंगे। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को एक बार लाइक कर दे और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।